डियर स्टूडेंट्स, कल हमने गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने मौर्य साम्राज्य शुरू किया था जो 323 ईस्वी से लेकर 184 तक ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक मौर्यों ने अपने भारत पर राज्य किया था। अंतिम अशोक के बारे में हम पढ़ रहे थे लास्ट में कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की 322 ईसा पूर्व के अंदर। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार राजा बना। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक सम्राट बना। अशोक वैसे 273 ईसा पूर्व में ही राजा बन गया था, लेकिन उसको 4 वर्ष के सत्ता संघर्ष के बाद 269 में उसने ईसा पूर्व में उसने विधिवत राज्याभिषेक कर राज सिंहासन पर, मगध के राज सिंहासन पर बैठा। अशोक को देवाना प्रियदर्शी राजा आदि उपाधि से संबोधित भी किया गया है। अशोक की गिनती एक महान मौर्य सम्राटों में की जाती है। मौर्य सम्राट में सबसे अधिक महान कौन था, तो अशोक का ही नाम आता है। अशोक ने एक युग पुरुष के रूप में अपनी नीतियों के माध्यम से एक नई दिशा प्रदान की थी। अशोक ने जन कल्याण के कई कार्य किए। उसने सड़कों का निर्माण कराया, कुएं सराय बनवाए, वृक्षारोपण करवाया, लोगों को रोजगार देने की दिशा में भी पहल की। उसने उसके समय में राज्य को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत बनाया। सभी धर्मों का वह सम्मान करता था और किसी पर भी बलात् कोई धर्म नहीं थोपा जाता था। व्यक्ति अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र थे। सभी धर्मों का वह सम्मान करता था और इसके कारण विभिन्न धर्मों और वर्गों के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध, प्रेम पूर्वक संबंध उसके समय में स्थापित हुए। अशोक ने एक धर्म का प्रतिपादन किया जिसमें राजा, प्रजा और जो भी नौकरशाही थे सभी के लिए कुछ नियम या कानून बनाए जो आज भी प्रासंगिक है। उसका उद्देश्य यह था राष्ट्र का निर्माण करना। वो प्रजा से प्रत्यक्ष संपर्क करते थे, इसके लिए उन्होंने कई धर्म यात्राएं भी की। एक प्रतिवेदक अधिकारी नियुक्त कर रहे थे जो प्रजा के हर कष्ट की सूचना अशोक को दिया करते थे। उसने लोगों के रोजगार के लिए खेती की भूमि का विस्तार किया, कैदियों को वन में और खानों में लगा दिया और इस प्रकार उत्पादन शक्तियों पर भी ध्यान दिया और ग्रामीण विकास को भी ध्येय बनाया। उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। वह राजस्व जो टैक्स जो प्राप्त होता था उसका सार्वजनिक हित में उस पैसे को काम में लिया जाता था। अशोक कलिंग का जो युद्ध है वह अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। 261 ईसा पूर्व में अशोक कलिंग पर आक्रमण करता है। उसमें भयंकर नरसंहार मचता है। 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे जाते, 1.5 लाख के करीब बंदी बनाए जाते। इस भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का मन बदल जाता है और वह युद्ध नीति का सदा के लिए त्याग कर देता है और बहरी घोष को हटाकर धम घोष को अपना लेता है। अशोक के बाद जालोक, कुणाल, दशरथ, संपत्ति, शालिशुक, देववर्मन आदि शासकों ने शासन किया। वृहदत्त जो थे, अंडरलाइन कर लो, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वृहदत्त। उसकी हत्या उसी के मंत्री सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में उसकी हत्या की और एक नए शुंग साम्राज्य की नींव तैयार कर दी। अब देखो बेटा, मौर्य सम्राट सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आएगा तो अशोक पे आएगा। अशोक का धम्म का सिद्धांत। अशोक के धम्म पर आधारित प्रश्न आ सकता है। तो धम्म के प्रमुख सिद्धांतों में सहिष्णुता, अहिंसा, आडंबरहीनता, लोक कल्याण, श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता। तो सबसे पहले हम पढ़े सहिष्णुता। सहिष्णुता का अर्थ क्या होता है? जन सामान्य के मध्य, आम आदमी जो होता है उसके मध्य आत्म सहिष्णुता, विभिन्न विचारों, धर्मों व आस्थाओं के मध्य सहिष्णुता रहे। मतलब एक दूसरे के प्रति विरोधाभास होते हुए भी
किसी प्रकार का झगड़ा नहीं रहे, हम दूसरे धर्म के प्रति भी क्या रहे, सहिष्णु रहे। अहिंसा, सभी प्राणियों के प्रति हिंसा का सिद्धांत, अहिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन करना, किसी भी प्रकार की हिंसा न करना। आडंबरहीनता, धर्म अनुष्ठानों व बलि चढ़ाने को अर्थहीन कहा कि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जो पशुओं की बलि दी जाती है उसको क्या कहा, आडंबर युक्त। तो आडंबरहीन था अशोक का धर्म, अहिंसा का पुजारी था, सहिष्णुता थी, लोक कल्याण, वृक्षारोपण, कुएं व सराय आदि का निर्माण कराना, व श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता, श्रेष्ठ नैतिक व पवित्र आचरण, सदाचार एवं सत्यवादी पाता पर उसने बल दिया था कि अपना आचरण नैतिकता से, पवित्र नैतिक आचरण व्यक्ति करे, सदाचार का जीवन यापन करे और सत्यवादिता, सत्य बोलने पर बल दिया। तो अशोक के धर्म के सिद्धांत के 5 पॉइंट हो गए। फर्स्ट हो गया सहिष्णुता, सभी धर्मों के या सभी जन सामान्य के मध्य आत्मसहिष्णुता रहे। अहिंसा, प्राणी मात्र के प्रति भी हिंसा का भावना आना। लोक कल्याणकारी, आडंबरहीनता, लोक कल्याण व श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता। विभिन्न वर्गों, जातियों एवं संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने, ये अशोक के धम्म के सिद्धांत प्रमुख बताए हैं। अच्छे से सब बच्चे याद करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो अशोक का पूरा ये करना पड़ेगा। विभिन्न वर्गों, जातियों व संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने तथा अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचार्यों की संहिता प्रस्तुत की है उसे अभिलेखकों में धम्म कहा गया है। जो नियम बताए हैं अशोक ने एक सूत्र में बांधने के लिए विभिन्न जाति, धर्म और संस्कृति के जो लोग हैं और अपनी प्रजा का नैतिक उत्थान हो ताकि चरित्रवान बने प्रजा, इसके लिए उसने कुछ आचारों की संहिता प्रस्तुत की है। किस प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए एक प्रजा को, एक राजा को, नौकरशाही को, उससे हम बोलते हैं धम्म। धम्म के सिद्धांत हर धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के लिए स्वीकार्य थे। अशोक के अभिलेखकों में उस व्यापक नीति अर्थात धम्म का उल्लेख किया गया है जो सामान्य व्यवहार को नए ढांचे में ढालने के लिए आवश्यक थी। धम्म के बुनियादी सिद्धांतों में अशोक ने सर्वाधिक बल सहिष्णुता पर दिया है। प्रथम स्वयं व्यक्तियों की सहिष्णुता, सबसे तो पहले व्यक्ति क्या हो, सहिष्णु हो। फिर द्वितीय विभिन्न विचारों, विश्वासों, धर्मों एवं भाषाओं में सहिष्णुता होनी चाहिए। इसे अशोक ने 7वें, 11वें व 12वें शिलालेख में व दूसरे लघु शिलालेख में उल्लेखित किया है। यानी धम्म सहिष्णुता के सिद्धांत को सबसे महत्वपूर्ण माना है कि पहले तो व्यक्ति खुद सहिष्णु रहे, फिर विभिन्न धर्मों, भाषा, विचारों, विश्वासों के प्रति भी क्या रहे, सहिष्णु रहे। इसे अपने अभिलेखकों में 7वें, 11वें व 12वें में लिखा गया है। इसमें माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, गुरुजनों का आदर, दासों के साथ उचित व्यवहार, धर्मसार की वृद्धि, वाक संयम व समवाय पर बल दिया गया है। धम्म का दूसरा बुनियादी सिद्धांत क्या है, अहिंसा, जिसका तात्पर्य युद्ध व हिंसा द्वारा विजय की प्राप्ति का त्याग करना और जीव हत्या का भी विरोध करना, जो प्रथम व 11वें शिलालेख व 5वें स्तंभ लेख में मिलते हैं। प्रथम सहिष्णुता, दूसरा अहिंसा, तीसरा था इनका आडंबरहीनता, चौथा था लोक कल्याण और 5वां था पवित्र नैतिक आचरण, श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता। तो अशोक के धम्म के जो बुनियादी सिद्धांत है इसमें सहिष्णुता और अहिंसा प्रमुख है। अब है जल कल्याणकारी अवधारणा। थर्ड यही था ना, आडंबरहीनता तो हो ही गया था। धम्म नीति में ऐसे भी कार्य शामिल थे जो आम नागरिकों के कल्याण से संबंधित थे। क्या थे वो कार्य, जो 7वें स्तंभ लेख व दूसरे शिलालेख में लिखित है, जिसमें वृक्षारोपण, सराय का निर्माण, सड़कें, सिंचाई, कुएं आदि के निर्माण की व्यवस्था थी। अशोक के 9वें शिलालेख में अंधविश्वासों के फलस्वरूप जो निरर्थक अनुष्ठान व यज्ञ होते हैं, ऐसे बाह्य आडंबरों की निंदा की गई है। प्रथम स्तंभ लेख में धम्म की प्राप्ति के लिए धम्म यात्रा,
धर्म मंगल, धर्मदान, शुश्रूषा आदि की व्यवस्था की है। अशोक दूसरे स्तंभ लेख में धम्म की परिभाषा को बताते हुए खुद कहता है, अपासीनवे बहुकयाते दया दाने सचे सोचिए माधवे साधवे च, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति पापों से दूर रहे, कल्याणकारी कार्य करे, दया दान सत्य पवित्रता एवं मृदुता का अवलंबन करे। तीसरे स्तंभ लेख में वह प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड एवं ईर्ष्या आदि को के निषेध के लिए कहता है। इसके लिए व्यक्ति आत्मनिरीक्षण अर्थात निझझित करे और सबके साथ श्रेष्ठ व्यवहार करे। धम्म को फ्लिट ने अशोक के धम्म को फ्लिट ने राजधर्म, राधा कुमुद मुखर्जी ने सार्वभौम धर्म व भंडारकार ने इसे उपासक बौद्ध धर्म कहा। यद्यपि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध धर्म था। महावंश और दीपवंश के अनुसार अशोक ने मोगली पुत्र तिस्त की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगति बुलाई और मोगली पुत्र तिस्त की सहायता से संघ में एकता व अनुशासन लाने का प्रयास किया। इससे उसके बौद्ध होने की पुष्टि होती है। अशोक ने व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग विजय के बाद, और इसमें ना तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के समय में ही हुआ था। मोगली पुत्र, अंडरलाइन करो, मोगली पुत्र तिस्त की अध्यक्षता में यह तथापि धर्म के सर्वमान्य आचार तत्वों व नैतिक नियमों धम्म में सर्वमान्य आचार तत्वों व नैतिक नियमों का समन्वय था और धम्म अत्यंत ही सरल, सुबोध, पवित्र, नैतिक और व्यवहारिक था। अशोक का जो धम्म था वह अत्यंत ही सरल, सुबोध, पवित्र, नैतिक और व्यवहार में लाने योग्य था। तो अशोक के धर्म को फ्लिट ने तो राजधर्म, मुखर्जी ने इसको सार्वभौम धर्म और भंडारकर ने उपासक बौद्ध धर्म भी कहा गया है। उसका धर्म सब मंगलकारी था, जिसमें सभी का मंगल होता था, जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र का भी क्या करना था? उद्धार करना था। अब धम्म की नीति की क्रियान्विति कि अशोक ने इस धम्म की नीति की क्रियान्विति के लिए क्या क्या कार्य किए। पहले तो धम्म के सिद्धांत आप सबको ध्यान ही है, कौन कौन से? सहिष्णुता, अहिंसा, आडंबरहीनता, लोक कल्याणकारी और लास्ट था श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता। अब नीति के क्रियान्वयन अशोक ने धम्म के प्रतिपादन हेतु कुछ व्यवहारिक नियम बनाए। इस हेतु अशोक ने न केवल युद्ध की नीति को त्याग दिया, परित्याग किया, अपितु आम जन के दुख दर्द और उनकी आवश्यकताओं को भी समझा। उसने नौकरशाहों को तत्काल न्याय देने व लोकहित के कार्य करने के लिए पाबंद किया कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो जल्दी से जनता को न्याय दिलाएंगे और लोकहित के कार्य करेंगे। अशोक ने सार्वजनिक हित के कार्य किए कई, जैसे परिवहन, सिंचाई, कुओं, सरायों आदि का निर्माण कराए। इन समस्त सार्वजनिक हित के कार्यों का उद्देश्य धम्म को स्वीकार कराना था और ऐसी जगहों पर लगाया। अशोक ने धम्म के उपदेशों को पाषाणों यानी पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाया, लिखवाया और ऐसी जगहों पर उन पत्थरों को लगाया जहाँ पर आम जन इन्हें पढ़ सके। इस तरह अशोक ने धर्म को सार्वजनिक व सार्वभौमिक बना दिया, हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया और पशु बलि को भी निषेध या मना किया। समान नागरिक आचार संहिता लागू की, दंड संहिता के सिद्धांत को जन्म दिया और क्रियान्वित किया। जगह जगह धम्म आयोग भेजे गए और विदेशों में भी इस अशोक के धम्म का प्रचार प्रसार किया गया। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की और उनके जो कार्य थे, दायित्व थे, उसका भी प्रतिपादन किया कि धर्म महामात्रों को क्या कार्य करना है। तो अशोक ने धम्म की नीति के क्रियान्वयन के लिए अनेक प्रयास किए। उसने जन कल्याणकारी कार्य के लिए कुएं, सिंचाई, नहरों, सरायों आदि का निर्माण करवाया है।
और उसने धम्म के सिद्धांतों को बड़े बड़े अक्षरों में पाषाणों पर उत्कीर्ण कराया ताकि आम जनता भी इसे पढ़ सके। हिंसा पर रोक लगाई, पशु बलि को भी रोका गया और समान नागरिक आचार संहिता लागू की गई। यद्यपि धम्म के मूल सिद्धांत सहिष्णुता, अहिंसा व सदाचार थे, जो कि भारतीय संस्कृति के प्रारंभ से ही मूल तत्व थे, वो वर्तमान में भी उनका महत्व यथावत है। अशोक के बाद के सभी शासकों ने इन सिद्धांतों को स्वीकार किया, तथापि समग्र रूप से यह नीति धम्म की जो नीति थी वह अशोक के बाद फलीभूत नहीं हो सकी। इसके अनेक कारण थे। धम्म नीतियों का अशोक के उत्तराधिकारी उसी रूप में क्रियान्वित न कर सके क्योंकि अशोक के उत्तराधिकारी उतने शक्तिशाली नहीं थे। धम्म दुर्बल शासकों, राजनीतिक अनिश्चितता, सीमाओं की असुरक्षा के कारण फलीभूत न हो सका। धम्म की नीति का क्रियान्वयन धम्म की नीति का क्रियान्वयन शांति काल में ही संभव है। राष्ट्र आंतरिक व बाहरी रूप से युद्धों से पूर्णतया मुक्त हो। परिवर्ती शासक अशोक की दूरदर्शिता को नहीं समझ पाए और धम्म महामात्र अपने असीमित अधिकारों द्वारा जनता के कार्यों में अवांछनीय हस्तक्षेप भी करने लगे। अशोक की धम्म नीति का मूल्यांकन अगर हम करें तो अशोक के बाद धम्म की नीति का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो सका क्योंकि उत्तराधिकारी इतने सक्षम नहीं थे। राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल रहा और दूरदर्शिता को समझ भी नहीं सके। धर्म महामात्र न जनता के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे। सामाजिक तनाव जो के त्यों बने रहे। सांप्रदायिक संघर्ष भी चलते रहे तो क्योंकि समस्याएं व्यवस्था की जड़ों में निहित थी। उपयुक्त कारणों से धम्म की नीति फलीभूत नहीं हुई, तथापि अशोक की सराहना का पात्र है। उसने एक प्रदर्शक सिद्धांत की आवश्यकता को महसूस करते हुए धम्म नीति का प्रतिपादन किया, जो कि वर्तमान में भी प्रासंगिक है। इतना सब होने के बाद भी अशोक को एक महान सम्राट की संज्ञा दी जाती। कारण है कि अशोक ने कोशिश तो की एक महान पथ प्रदर्शक सिद्धांत की आवश्यकता को महसूस करते हुए धम्म की नीति का प्रतिपादन किया है, जो वर्तमान के लिए भी सही है। तो आज हमने पढ़ा अशोक का धम्म। सबसे पहले अशोक के धम्म के सिद्धांत। अशोक ने धम्म के सिद्धांत में सहिष्णुता, अहिंसा, आडंबरहीनता, लोक कल्याण व पवित्र नैतिक आचरण, और अशोक ने अलग अलग शिलालेखों, स्तंभों पर खुदवाया बड़े बड़े अक्षरों में ताकि आम जनता इसे पढ़ सके और इसको व्यवहार में लाया जा सके। इसके लिए उसने कई लोक कल्याणकारी कार्य भी किए हैं सार्वजनिक हित के लिए, लेकिन बाद के शासक इतने शक्तिशाली नहीं थे, वो इसका पूरा फायदा नहीं उठा सके। ठीक है, अब कल हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन। ये कल पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ओके, अब ये मौर्य साम्राज्य में अशोक का था और धम्म मैंने कंप्लीट कर दिया।